पूरी रात मेरी बेचैनी से करवटें बदलते हुए गुजर गई थी। सारी रात मेरी तबीयत जान पे बन रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि काश इस वक्त मेरा पति मेरे पास होता और मेरे अंदर की प्यास को बुझा देता। तभी मैं बेकरारी से उठकर बैठ गई और अब मैंने सोच लिया था कि अब मैं अपने पति पर जोर दूंगी कि वह मुझे जल्द से जल्द अपने पास बुला ले। आपके बगैर रहने का मैं सोच भी नहीं कर सकती। मेरे लिए आपके बगैर वक्त काटना बहुत मुश्किल हो रहा है और जज्बात को काबू करना तो इससे भी ज्यादा मुश्किल है। शादी से पहले सासू माँ ने साफ तौर पर मेरे पति से ये बात कही थी कि शादी के बाद तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ ही जाएगी। और तब मेरे पति ने इस बात की यकीन करवाई थी कि मैं इसे अपने साथ ही रखूंगा। और अब शादी को 1 साल गुजर गया था, मगर अभी तक उसने मुझे अपने पास बुलाने की बात नहीं की थी। मैं जब भी यह बात कहती तो वह मुझे टाल देता और इधर उधर की बातें करने लगता था और फिर मुझे बातों में उलझाकर वह इस मकसद से ही हटा देता था। और अब तो पिछले कई दिनों से वह मुझसे सही तरह से बात भी नहीं कर रहा था। पहले वह मुझसे घंटों बातें करता रहता था और अब तो थोड़ी देर के बाद बात करके वह किसी न किसी काम का बहाना करके फोन ही बंद कर देता था और मैं फिर इसकी याद में आहें भरती रहती थी। मैं जब दूसरी औरतों को उनके पति के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारते हुए देखती थी तो मुझे यह एहसास होता था कि काश मेरा पति भी मेरे पास होता और मैं भी काश अपने पति के साथ खुशगवार वक्त गुजार रही होती। जिस दिन बारिश होती तो मेरे अंदर आग फिर से जलने लगती थी और जब कभी मेरे जज्बात बहुत ही ज्यादा भड़क उठते थे तो फिर मुझे बड़ी मुश्किल से इन्हें संभालना पड़ता था। घर में मेरी कोई व्यवस्था भी नहीं थी जिसमें व्यस्त होकर मैं इन ख्यालात को भुला देती। घर में मेरे ससुर के अलावा कोई भी नहीं था। वह हार्ट के मरीज थे, ज्यादातर बीमार ही रहते थे। वह पूरा दिन अपने कमरे में ही रहते थे। अपने पति के कहने पर मैं इनका ख्याल खुद रखती थी, इन्हें वक्त पर दवा देती थी और इस बात के लिए मैं किसी नौकर पर भरोसा भी नहीं करती थी। अब मेरा ज्यादातर वक्त अपने ससुर के साथ ही गुजरता था। वह जब मुझे अपने जमाने के दिलचस्प किस्से सुनाते तो मैं इनकी बातों में खो जाती थी। मेरे ससुर जवानी में बहुत रंगीन मिजाज के थे। इनकी एक वक्त में कई औरतों के साथ मौज मस्ती चलते रहते थे और जब कभी वह मुझे यह बातें बताते तो कभी कभी मैं इनकी बातें सुनकर शर्मा जाती थी और कभी कभी मेरे जज्बात भड़क उठते थे और कभी कभी मैं यह सोचकर परेशान हो जाती कि कहीं मेरा पति भी अपने बाप जैसा तो नहीं। और जब यह बात मैंने इनसे पूछी तो वह हंस पड़ते और कहते कि मेरा बेटा तो मुझ पर नहीं गया, बल्कि वह तो अपनी माँ पर गया है। वह तो सीधा साधा एक ही व्यक्ति पर गुजारा करने वाला है और यह तो तुम्हें भी पता होगा कि वह प्यार के मामले में किस हद तक माहिर है। और जब उन्होंने ये बात कही तो मैंने शर्मा कर सर झुका लिया था। मैं उनकी यह बात समझ चुकी और उनका इरादा भी समझ गई थी। आज बहुत गर्मी थी। पूरा दिन एसी में गुजारने के बावजूद भी मुझे गर्मी का एहसास शिद्दत से सता रहा था। दोपहर के खाने के बाद मुझे अपने ससुर को दवा देने का ख्याल आया। इस वक्त मैं हल्के फुल्के से पतले से काली लिबास में मजबूरन थी। जब से शादी हुई थी तब से गर्मी में ज्यादातर मैं सूती के कपड़े पहनती थी। इस वक्त मैं गर्मी से भींगी पड़ी थी। घर में चूंकि मेरे ससुर के अलावा कोई भी नहीं होता था और वो तो मुझसे उम्र में बहुत बड़े थे, मैं इन्हें बहुत इज्जत देती थी। जब भी मैं इस होलिये में उनके पास आ जाती थी फिर मुझे देखते ही उनकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई थी। जब मैं उनको दवाएं खिला रही थी तो इनकी नजरों का प्रकाश महसूस करके जब मेरी खुद पर नजर पड़ी तो मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। मेरा गला जरूरत से ज्यादा खुला था, जैसे मैं पानी पानी हो रही थी। मैंने हाथ रखकर खुद को कवर करने की कोशिश की। मेरे इस अंदाज पर वह जोर से हंस पड़े और कहने लगे, एक तो तुम शर्मीली बहुत ज्यादा हो। वैसे तुम्हें एक बात कहूँ, तुम इन कपड़ों में बहुत अच्छी लगती हो क्योंकि गर्मी का मौसम है। ऐसे कपड़े ही इंसान को पहनने चाहिए। तुम्हारी सास भी घर में इसी तरह से रहती थी। वह मुझसे इधर उधर की बातें करके मेरी शर्मिंदगी के एहसास को कम करने लगे थे और फिर वह मुझे अपनी एक गर्लफ्रेंड का किस्सा सुनाने लगी जिससे वह रात को छुपकर इसके घर में मिलने जाते थे। बातों बातों में अनजाने में ही मेरा हाथ इनके हाथों में चला गया था और इनकी नजरें मेरे बदन पर गड़ी जा रही थी। मैं इनकी बातों में बहुत ज्यादा मग्न थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि इनकी गिरफ्त मेरे हाथ पर मजबूत हो रही थी और दूसरा हाथ मेरे बाजू पर रेंग रहा था और इनकी नजरों का प्रकाश मेरे ऊपर था। यह देखकर मैं फिर नजर को झुकाकर शर्मा गई थी। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मुझे अपने ससुर के कमरे में आने से पहले कम से कम 2 कैप्सूल कंट्रोल करने वाली तो ले लेना चाहिए था। खैर अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो फिर मैं नींद का बहाना करके अपने कमरे में आ गई, मगर मेरे जज्बात फिर से भड़क उठे और मेरे मन में फिर से ख्वाहिश मचलने लगी थी। अब हर दूसरे तीसरे दिन ही मेरे ससुर बहाने बहाने से मेरा हाथ पकड़ लेते, मुझे छूने की कोशिश करते और मेरा अपने जज्बात को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। और फिर एकदम से, दोस्तों, मेरा नाम संध्या है और मैं गरीब घर की पढ़ी लिखी एक मासूम लड़की थी। हम 4 बहनें थीं।
मैं बहनों में सबसे छोटी थी। मेरी तीनों बहनों की शादी भी अच्छे घराने में हो गई थी और इस वक्त मैं कॉलेज की स्टूडेंट थी। और जब मैं कॉलेज में गई तो लड़कियों की बातें सुनकर मेरा दिमाग सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। लड़कियों का कहना था कि मैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हूँ और मेरे लिए कोई शहजादा मुझे ब्याहने के लिए आएगा। उनकी बातें सुन सुनकर मैं खुद को हवा में उड़ता हुआ महसूस करने लगी थी और मुझे होश तब आया जब कॉलेज के बाद मुझे आगे पढ़ने की इजाजत नहीं मिली। मम्मी का कहना था कि हमारे हालात अब इतने अच्छे नहीं हैं कि हम तुम्हें आगे पढ़ा सकें। अगर तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक है तो तुम घर में बैठकर तैयारी करो। और इस बात पर मैं अपना मुंह लेकर रह गई थी। मुझे पढ़ने से ज्यादा बाहर घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता था और शायद मेरी मम्मी को मेरी इस आदत के बारे में पता था, तभी उन्होंने मेरी इस बात को संजीदगी से नहीं लिया था। शुरू में तो मैं इस बात पर बहुत नाराज हुई कि क्यों मेरी पढ़ाई बंद करवा दी गई है, लेकिन मेरी माँ ने मुझे डांट डपट कर खामोश करवा दिया और मैं भी खामोश हो गई थी, क्योंकि अगर कुछ कहती तो मेरी माँ मेरी पिटाई कर देती। फिर मैंने भी कॉलेज के बाद पढ़ाई का सिलसिला खत्म कर दिया था और घर में बैठकर अब मैं नोबेल कहानियां पढ़ने लगी थी। अब मैं किसी अमीर शहजादे के ख्यालों में खोई रहती। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मेरे लिए बहुत ही अमीर लड़के का रिश्ता आएगा। मैं किसी आम घर में ब्याह कर कभी नहीं जाऊंगी। मेरे लिए जो भी रिश्ता आता आम से घर का होता तो मैं फौरन ही इनकार कर देती। माँ को मेरी इस आदत से बहुत तंग हो गई थी और वह हमेशा मुझे यही बात कहती कि इंसान को अपनी औकात कभी नहीं भूलनी चाहिए। तुम्हारा बाप एक मजदूर आदमी है, मगर तुम्हारे नखरे तो आसमान को छू रहे हैं। मैं माँ की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। इन्हीं दिनों रिश्ते वाली आंटी ने माँ को एक रिश्ते के बारे में बताया। लड़का सऊदी में काम करता था और उसके खानदान में सिर्फ उसका बाप ही था। ये रिश्ता हर तरह से मुझे अच्छा लगा था, मगर माँ को ये बात खटक रही थी कि लड़का इंडिया से बाहर रहता है, न जाने वह वापस कब आएगा। तो क्या तुम इसकी गैर मौजूदगी में घर में अकेली रह पाओगी? मेरी माँ बहुत अच्छी थी। वह हर पहलू से इस रिश्ते पर गौर कर रही थी और इनका कहना था कि अक्सर जो लड़के मुल्क से बाहर रहते हैं वह बीवियों को माँ बाप के घर कमाने के लिए छोड़कर चले जाते हैं और वापस पलटकर इनकी खबर नहीं लेते और मुल्क से बाहर शादी करके अपना घर बसा लेते हैं। लेकिन मैंने अपनी माँ को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है। अब जमाना बहुत तरक्की कर लिया है, आप परेशान न हो और यह वहम अपने दिल से निकाल दीजिए। मैं पति को अपनी मुट्ठी में कर लूंगी और वह मेरे बगैर रह नहीं पाएगा, मुझे फौरन अपने पास बुला लेगा। तब मैंने माँ को कहा कि आप इससे पहले यह बात मनवा लें कि वह मुझे साथ लेकर जाएगा। मुझे भी बाहर घूमने फिरने का बहुत शौक था। माँ को यह बात मामूली लगी और जब उन्होंने मेरे होने वाले पति से यह बात कही तो उसने भी इस बात की हामी भर ली थी कि वह जल्द ही मुझे अपने साथ लेकर जाएगा। यूं भी इसके बगैर इसका बाप तो यहाँ पर अकेला ही होता था। उन्हें तो नौकर ही संभालते थे और मेरे जाने के बाद भी उन्हें नौकर ही संभाल लेंगे, यह सोचकर मैं संतुष्ट हो गई थी। मगर माँ के दिल में फिर भी हथियार थे कि गैर लोगों में बेटी को ब्याह रही हूँ। न जाने वो लोग कैसे निकले और मैंने इन चाल को चुटकियों में उड़ डरा दिया। मुझे बस पैसा नजर आ रहा था। मेरा पति बहुत अच्छा था, वह मुझसे बहुत मोहब्बत से पेश आता था और जब माँ ने मुझे खुश देखा तो इनके भी सारे नाराजगी दूर हो गए थे। मुझे ससुराल में हर तरह की आजादी मिली थी और मुझे हर तरह का फैशन करने की इजाजत भी थी। मेरे पति ने मुझे कभी किसी बात पर रोका टोका नहीं था। वह मुझे कहता था कि तुम्हारा जो दिल करता है तुम वह करो, जो पहनने को दिल करता है वह पहनो, मैं तुम्हें कभी भी किसी बात से नहीं रोकूंगा। और फिर मैंने शादी के बाद हर वह फैशन किया जो मैं करना चाहती थी। 4 महीने के बाद ही उसने मुझे यह कहा कि अब मैं वापस जा रहा हूँ, मैं तुम्हें जल्द ही अपने पास बुला लूंगा। रो धोकर मैंने इसे रुखसत किया था, मगर साल का अरसा गुजर गया, वह अभी तक वापस नहीं आया था। मैं जब भी इसे कहती कि मुझे अपने पास बुलाओ तो हमेशा यह कहकर टाल देता कि वह तैयारी कर रहा है और जल्द ही मुझे अपने पास बुला लेगा। और मैं सोचती थी कि वह कौन सी तैयारी है जो 1 साल का अरसा गुजरने के बावजूद भी अभी तक मुकम्मल नहीं हुई थी। जब भी मैं अपने ससुर से अपने शौहर के रवैये की शिकायत करती तो वह वहां पर जाकर मुझे भूल ही गए हैं। ऐसे लगता है जैसे वह मुझसे मोहब्बत नहीं करते तो मेरा ससुर एक जोरदार कहा लगाते और कहते कि फिक्र मत करो, तुम क्यों परेशान हो रही हो, वह तुम्हारा पति है, उसने तुमसे शादी किया है और वह तुम्हें जरूर अपने पास बुलाएगा। और वैसे भी मैं यहाँ पर हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, तुम्हें किस बात की फिक्र है। पहले तो मैं इनके बातों को सुनकर मुस्कुरा देती और खुश होती थी कि वह मुझसे इस कदर मोहब्बत करते हैं, मगर अब वह यह बातें कहते हुए अजीब नजरों से मुझे देखने लगते थे और उनकी नजरों का इजरा देखकर मैं सहम कर रह जाती थी और फिर शर्मिंदा होते हुए अपने शरीर पर अपने दुपट्टे को संभालने लगती थी
और मेरी इस हरकत पर वह फिर से जोरदार कहका लगाकर हंस पड़ते थे। कभी कभी वह मुझे इतनी अजीब बातें करते थे जो मुझे समझ नहीं आती थी। कभी कभी वह बहाने से मुझे पकड़कर खुद से लगा लेते और मुझे दिलासा देते कि सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे पति से बात करूंगा और जल्द ही वह तुम्हें आकर ले जाएगा। यह कहते हुए उनके हाथ कभी मेरे बाजुओं को तो कभी मेरी कमर को सहलाने लगते और मैं कभी कभी इस बल को महसूस नहीं करती थी और कभी कभी मुझ पर अजीब सी मदहोशी छाने लगती थी। वह मेरे साथ घंटों बातें करते रहते थे क्योंकि मैं भी घर में ही होती थी। मेरी और कोई देवर या ननद भी नहीं थी, इसलिए मेरा ज्यादातर वक्त अपने ससुर के साथ ही गुजरता था। फिर मैं धीरे धीरे अपने ससुर के करीब होने लगी थी। इनकी मैं बहुत इज्जत करती थी और न जाने कब हम दोनों के रिश्ते की नीयत बदलने लगी। उस दिन जब पहली मेरा वो दोनों इनके जिस्म से टकराया तो हम दोनों के ही जज्बात उमड़ पड़े थे। हम दोनों के जज्बात के तूफान में बहने लगे थे और हमसे वह सब कुछ हो गया था जो किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए था। वह मुझे सिर्फ अपने पति के साथ ही करना चाहिए था। वह सब मैं अपने ससुर के साथ करती गई और जब जज्बात का तूफान थमा तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था। ये मुझसे क्या हो गया था? मैं फौरन अपनी जगह से उठी और कमरे में आकर रोने लगी। न जाने अब क्या होगा, मेरे ससुर मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और अगर उन्होंने यह बात मेरे पति को बता दी तो वह तो मुझे घर से ही निकाल देंगे। पति से ज्यादा मुझे अपनी दरड़ियां को पार करने का दुख हो रहा था और तब मेरी हालत बहुत खराब हो रही थी। मुझ में अपने ससुर का सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, मगर मजबूरी थी। जब रात को मैं अपने ससुर को दवा खिलाने के बाद अपने कमरे में आने लगी तो उन्होंने फिर से मेरा हाथ पकड़कर खुद के ऊपर गिरा लिया। अब उनकी चाहत बढ़ने लगी थी। जब मैंने इन्हें रोका और इन्हें कहने लगी कि दिन को यह सब कुछ जो भी हुआ था अनजाने में हो गया था, अब यह सब कुछ नहीं करना चाहती, ससुर जोर जोर से हंस पड़े। कहने लगे कि तुम्हारा पति यहाँ पर नहीं है, ऐसे में अगर मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर दूं तो इसमें क्या बुरा है। मैं दिल ही दिल में खुद भी ये चाह रही थी। मेरे ससुर अपनी उम्र से काफी कम लगते थे और देखने में भी काफी ज्यादा हैंडसम थे और इस उम्र में भी वह बहुत ही ताकत रखते थे। मेरे पति से ज्यादा ही उन्होंने मुझे प्यार दिया था और मैं इस प्यार में बहती चली गई और यह भी भूल गई थी कि मैं अपने पति की अमानत हूँ। मुझे उनकी गैर मौजूदगी में यह सब नहीं करना चाहिए था, मगर मेरे लिए जज्बात पर काबू रखना बहुत मुश्किल हो गया था। इसीलिए मैं अपने ससुर से ही अपनी भूख की तालमेल करने लगी थी। अब हम दोनों ससुर बहू की बजाय पति पत्नी की तरह रहने लगे थे और अक्सर रात को मैं उनके पास वक्त गुजारने के बाद अपने कमरे में जाया करती थी और मुझे उनकी आदत सी हो गई थी कि मैं हर रोज जब तक इनके साथ मोहब्बत भरे पल न गुजार लेती मुझे चैन नहीं पड़ता था। देखते ही देखते 8 महीने गुजर गया था। मेरे जज्बात अब दाल पर आ गए थे और मेरे मन में अब वह ख्वाहिश नहीं मचलती थी जो अभी से कुछ वक्त पहले तक थी। और यह सब कुछ मेरे ससुर की वजह से हुआ था। उन्होंने मुझे हर तरह से संतुष्ट कर दिया था कि जिसकी वजह से मैं उनकी आश में रहने लगी थी और खुद ही उनके पास चली जाती थी। इस दिन मैं शॉपिंग पर गई हुई थी। आज मैं बहुत ही ज्यादा थकी हुई थी। शाम को जब मैं शॉपिंग से वापस आई तो मैं अपने कमरे में सो गई थी। मेरे ससुर ने नौकरों के जरिए 2 बार मेरे लिए पैगाम भिजवाया कि मैं उनके कमरे में आऊं। उन्होंने मुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। इनका पैगाम सुनकर मेरे होंठों पर मुस्कान फैल गई थी। मैं जानती थी कि वह मुझसे कौन सी बात करना चाहते हैं। जब भी मैं खामोशी से लेटी रही मैं इनके जज्बात को बढ़ावा दे रही थी और मन ही मन में यह सोचकर मुस्कुरा रही थी कि इस तरह से इनको और तंग करना चाह रही थी। यही सब सोचते सोचते मैं सो गई थी। रात को मेरी लेट आंख खुली और अब मुझे भूख लगने के साथ साथ जज्बात में भी हलचल महसूस हो रही थी। खाना खाने के बाद मैंने सोचा कि इस वक्त मेरे ससुर सो रहे होंगे और इन्हें तंग करना ठीक नहीं है, मगर मेरे जज्बात भी मुझे बेकाबू कर रहे थे और मेरे लिए इनके बगैर रहना मुश्किल हो रहा था। मैंने अपने जज्बात को काबू करने की बहुत कोशिश की, मगर फिर मैं इनके कमरे की तरफ आ गई। मुझे दिल ही दिल में हमेशा यह बात सताता था कि अगर मेरे पति को पता चल गया तो क्या होगा। कहीं वह मुझे तलाक न दे दें, कहीं वह मुझे छोड़ न दें। और इस सोच का आना ही था कि मैं पत्थर की मूरत बनकर रह जाती थी। और अब जब मैं अपने जज्बात से भड़ककर अपने ससुर के कमरे में अपनी ख्वाहिश की तालमेल के लिए पहुंची तो दरवाजे के पास ही मैं रुक गई थी। फोन पर मेरे ससुर मेरे बारे में ही बात कर रहे थे और दूसरी तरफ से भी आवाज आ रही थी। कॉल का स्पीकर ऑन था। मेरे ससुर थोड़ा ऊंचा सुनने के आदी थे, तभी वह कॉल स्पीकर पर लगाकर ही अपने बेटे से बात किया करते थे। और अब जब मैंने दरवाजे के पास पहुंची तो मुझे अंदाजा हो गया था कि मेरे पति से ही बात कर रहे थे। और जब उन्होंने मेरा नाम लिया तो मैं एकदम सहम सी खड़ी हो गई। मैं देखना चाह रही थी कि मेरे ससुर मेरे पति से मेरे बारे में क्या बात करते हैं। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वह मेरे पति को बोलेंगे कि वह मुझे लेकर जाए, मगर जो बात उन्होंने बोली इसे सुनकर मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई थी।
वह मेरे शौहर को कहने लगे कि यहाँ पर मैं तुम्हारे हिस्से के फर्ज अदा करते करते थक गया हूँ। तुम्हारी बीवी तो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प मिजाज की है, इसका तो प्यार से दिल ही नहीं भरता। मैं इससे खुश करते करते थक जाता हूँ, मगर एक वह है जो फिर भी पूरी संतुष्ट नहीं होती। इसकी प्यास तो बुझने का नाम ही नहीं लेती। सच बताऊं तो मुझे हमेशा से ऐसी ही औरत पसंद थी, मगर अब जब मेरी पसंद की औरत मिली है तो अब मुझ में दम खम नहीं रहा। जवाब में मेरे शौहर ने जोरदार कहा और वह कहने लगा कि मैं तो यह शादी आपके लिए ही किया हूँ, वरना मुझे क्या जरूरत थी। मैं तो अपने जानकी के साथ बहुत खुश हूँ और आपकी तन्हाई ही तो मुझे सताती थी। इस तरह से तो कोई गरीब से गरीब लड़की भी आपकी उम्र की वजह से आपके साथ रिश्ता जोड़ने पर कभी भी राजी ना होती। तभी मुझे यह शादी का नाटक करना पड़ा। मैं जानता था कि आपको औरतों को फंसाने में बहुत ही ज्यादा महारत हासिल है, पर आप इस बेवकूफ लड़की को भी फंसा ही लेंगे। यूं ही इसे पैसे की चमक दिखाकर कुछ भी इससे करवाया जा सकता है। मेरा अंदाजा था कि आप इसके साथ अपना वक्त अच्छा गुजार लेंगे, और देखें मेरी अंदाज सही निकला। निकाह तो मैंने किया इसके साथ, मगर बीवी होने के मजे वह आपसे वसूल कर रही है और इसके साथ साथ वह आपकी खिदमत भी कर रही है। ये सब सुनकर मेरे पांव के नीचे से जमीन ही निकल गई थी। मैं दोनों हाथों में सर थाम कर रह गई थी। कितनी देर मैं जमीन पर बैठी रही थी और फिर बमुश्किल मैं अपनी जगह से उठी, और जब अपने कमरे में आई तो मैं बिस्तर पर ढस ही गई थी। मैं यह सोचकर पागल हो रही थी कि मेरे पति और ससुर ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया था। मेरा पति शादीशुदा था और इसने केवल अपने बाप के लिए मुझसे शादी की थी। इसकी तन्हाई को दूर करने के लिए अब तो मुझे खुद से घिन आ रही थी कि मैं भी जज्बात में इस कदर अंधी हो गई थी कि मैं इस शख्स के हाथों खिलौना बन रही थी। इस बाप बेटे ने मुझे जी भर के इस्तेमाल किया और मैं इनसे केवल पैसे की वजह से इस्तेमाल होती रही। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था, खुद से घिन आ रही थी, और अब मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। अगले ही दिन मैं बिना अपने ससुर से कोई बात किए अपनी माँ के घर आ गई थी। यूं अब मैं इनकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती थी। मुझे उनसे इस कदर नफरत हो रही थी कि उनका ख्याल आते ही मेरी गलतियों का एहसास मेरे दिल में झांकने लगता था। और फिर घर आने के बाद जब मैंने अपनी माँ को अपना फैसला सुनाया तो पहले तो उन्होंने मुझे इस फैसले से नकारने को माना किया, और फिर कहा, तुम नहीं जानती कि दुनिया कितनी बातें बनाएगी। लोग 100 सवाल पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी तुम्हारी तलाक का। तब मैं माँ से नजरें चुराने लगी। माँ से किसी सूरत में यह बात नहीं बता सकती थी मैं कि मैंने क्या गुनाह किया है। तब मजबूरन मैंने माँ को यह कहा कि मेरा ससुर मुझ पर बुरी नजर रखता है, अब मैं वहां पर नहीं रह सकती। मैं चाहकर भी माँ को यह बात नहीं बता सकती थी कि मेरा अपने ससुर के साथ ताल्लुकात है, मगर अगर मैं यह बात बताती तो माँ मुझे मारते हुए धक्के देकर घर से बाहर निकाल देती। ये बात सुनकर माँ चुप सी रह गई थी, और फिर जब उन्होंने पापा से यह बात की तो पापा ने भी कहा कि मेरा फैसला दुरुस्त है। फिर मैंने अपने पति को तलाक का नोटिस भिजवा दिया था। उसने मुझे मनाने की कोशिश की और मुझसे मेरी तलाक का सबब पूछता रहा, और जब मैंने रोते हुए उसे सारी बात बताई तो यह सुनकर खामोश हो गया और कहने लगा कि मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे जज्बात से नहीं खेलना चाहिए था, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर मैं मजबूर था। मुझे मेरे बाप की तन्हाई सताती थी और मुझे बीवी की जरूरत भी नहीं थी। मैं अपनी पहली पत्नी से 4 साल पहले शादी कर चुका हूँ। मेरा 2 बच्चे भी है और मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ। मुझे अपने पापा की वजह से मजबूर होकर यह काम करना पड़ा था। वह अपनी मजबूरियों की दास्तान सुना रहा था और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। बेपनाह दौलत की हवस में मैं अपने आप को बर्बाद कर चुकी थी। तलाक के बाद कितना वक्त लगा था मुझे खुद को संभालने में, और फिर धीरे धीरे मैं जिंदगी से दूसरा मार वापस आने को था। मगर यह जख्म शायद हमेशा मेरे साथ रहना था, और अब मेरी शादी के लिए दर्जी दौलतमंद की बजाय एक अच्छा इंसान था, क्योंकि जो गलती मैं एक बार कर चुकी थी इसने मुझे उम्र भर का सबक सिखाया था। मुझे हैरत अपने पति पर हो रही थी कि वह शादीशुदा होते हुए अपनी दूसरी शादी की और अपनी बीवी को अपने बाप के सामने खुद पेश कर रहा था। मैं यह नहीं कहती थी कि क्योंकि मैं कोई अच्छी और कोई नेक औरत नहीं थी, मगर मैं इतना जरूर जानती थी कि अगर मेरा पति मेरे साथ रहता तो कभी भी अपने ससुर की तरफ ध्यान न देती, क्योंकि 1 साल से नई नवेली दुल्हन को छोड़कर मेरा पति प्रदेश में था। आखिर मेरे भी जज्बात थे और एक शादीशुदा औरत होकर मैं फिर काबू नहीं पा सकती थी और इसी वजह से जज्बात की लौ में बह गई थी। अब मैं हर वक्त अपने गॉड से माफी मांगती हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गुनाह हुआ है और इसे नाजायज रिश्ता कहते हैं, और नाजायज संबंध बनाना बहुत बड़ा गुनाह है। किसी के पत्नी होते हुए किसी और के साथ संबंध बनाना कितना बड़ा गुनाह है। लेकिन सवाल यह है कि जिसके साथ मेरी शादी हुई थी, जब उसने शादी ही इस नीयत से किया था कि वह मुझे अपने नहीं अपने बाप के लिए शादी करके ला रहा है, तो इसमें गलती किसकी थी?
मेरी या मेरे पति की या मेरे ससुर की। जब एक इंसान अकेले घर में एक मर्द के साथ रहता है तो कभी न कभी ऐसी गलतियां, ऐसे गुनाह हो ही जाते हैं जिनकी वजह से उम्र भर का कलंक लग जाता है।